हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 8 फॉर द जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर एंड एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेशन। एंड उससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो उसे देखना मत भूलिएगा। आई बटन पर मैंने ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का लिंक, यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपको। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च इट्स फोर्थ कोहरेट ऑफ अ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज दैट इज CIFS इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी के साथ मिलके अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है इनका फोर्थ कोहरेट? तो इट इज केप जेमिनी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इन्होंने। और यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय SRF फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन एंड केप जेमिनी इंडिया। क्लियर है? इस प्रोग्राम में 1 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा विद अ मेंटोरशिप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ स्किल और आपके जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलाइंड सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्रोग्राम के तहत जो केप जेमिनी इंडिया है ये 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी ईच टू दी 15 कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज टू स्केल देयर सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गढ़चोला द ट्रेडिशनल साड़ी ऑफ डैश स्टेट रिसीव द GI टैग फ्रॉम द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड जो ये GI टैग है ये आपका वैलिड रहता है 10 सालों के लिए। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको नोट करना है कि ये 10 सालों तक वैलिड रहता है। क्लियर है? नाउ अब कौन से स्टेट की ट्रेडिशनल साड़ी जो घरचोला है इसको आपका GI टैग दिया गया है? तो इट इज फ्रॉम दी गुजरात। ठीक है, गुजरात की ट्रेडिशनल साड़ी है जो वेडिंग्स में पहनी जाती है। एंड ज़्यादातर ये ब्राइट कलर्स में आपको देखने को मिलती है, रेड, मैरून, पिंक जैसे कलर्स होते हैं जो इसको इन कलर्स में इसको ज़्यादातर देखा जाता है। नाउ ये गुजरात का 27th GI टैग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद ड्रोंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज DGPC टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ अ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन भूटान। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये MOU किसने साइन किया है? ये पार्टनरशिप साइन की है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है। और ये कंपनी आपका जो है सेटअप करेगी, डेवलप करेगी 5000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी कैपेसिटी भूटान में। अब 5000 मेगावाट से 4500 मेगावाट जो है ये बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर की, वेरेस 500 मेगावाट जो है ये रहेगा आपका सोलर पावर। तो हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर का सेटअप यहाँ पे किया जाएगा। नाउ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसमें आपका इंक्लूड किया है इन्होंने 1125 मेगावाट ऑफ डॉर्जिलुंग HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। देन नेक्स्ट आता है 740 मेगावाट ऑफ गोंगरी रिजर्वॉयर, 1800 मेगावाट ऑफ जेरी पम्प स्टोरेज एंड 365 मेगावाट ऑफ नेक्स्ट इज योर चमकारिच टू फोर्थ। ओके, नाउ सिग्नेटरी यहाँ पे कौन थे? इंडिया की तरफ से इंडियन एम्बेसडर टू भूटान जो है सुधाकर दलेरा, वेरेस भूटान के PM जो है जिनका नाम है डेशो टीशरिंग टॉबगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जिनको MD एंड CEO बनाया गया है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का? तो इनका नाम क्या है? इट इज नंद किशोर। ठीक है, क्या नाम है इनका? नंद किशोर। और प्रीवियसली इन्होंने मतलब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने सर्व किया है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर at your SBI's corporate center which is located in the Mumbai। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? शमशेर सिंह को इन्होंने सक्सीड किया है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं नंद किशोर जी की। Now next question है, as per the report titled SIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies 2023, which among the following Indian companies are placed among the world's 100 largest arms producer in 2023? तो SIPRI ने यहाँ पे एक लिस्ट जारी की है 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज की 2023 के, जिसमें इंडिया की जो है 3 कंपनीज हैं जिनको जो है टॉप 100 में जगह मिली है, विच इज HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, दैट इज A, B एंड C। ये तीनों ही आपके करेक्ट हैं। HAL की रैंक की बात करें तो HAL 100 की लिस्ट में जो है 43 नंबर पे था।
67 नंबर पे था आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये आपका 94 नंबर पे था। अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें जो इस लिस्ट में टॉप 5 कंपनीज थी, पांचों के पांचों आपके यूएसए बेस्ड कंपनी थी एंड सबसे पहला नंबर आपका है लॉकहीड मार्टिन, देन आरटीएक्स, नॉर्थरूप ग्यूमन क्रॉप, देन बियोइंग एंड जनरल डायनामिक्स। ये आपके टॉप 5 कंपनीज थी जिनका जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितना है 60.81 बिलियन यूएस डॉलर का लॉकहीड मार्टिन का, फॉलोड बाय 40.66 आरटीएक्स, ऐसे ही 35.57 एंड फिर आता है बियोइंग का 31.1 बिलियन यूएस डॉलर एंड फिफ्थ नंबर पे आपका जनरल डायनामिक्स का है 30.2 बिलियन का। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2018 से ये यहाँ पे मतलब इस लिस्ट में, सिपरी की जो लिस्ट है इसमें टॉप 5 जो कंपनीज हैं वो यूएसए बेस्ड ही रही हैं। मतलब 2018 हो गया, फिर 19-20, अभी आ गया आपका जो है 23 की रैंकिंग यहाँ पे रिलीज की गई है। तो 2018 से 2023 की अगर हम रैंकिंग देखें तो टॉप 5 कंपनीज यूएसए बेस्ड ही रही हैं आपकी, ठीक है। नाउ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की 3 कंपनी जो है इनके रेवेन्यू कितने थे, जैसे HAL का 2023 में रेवेन्यू था आपका 3.71 बिलियन यूएस डॉलर, जो 6.9% बढ़ा है प्रीवियस ईयर से, दैट इज फ्रॉम दी 2022। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका रेवेन्यू आपका 1.94 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो 0.5% बढ़ा है प्रीवियस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। देन मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स की यहाँ पे बात करें तो 12.4% का जो है इंक्रीज हमें देखने को मिला है इसके रेवेन्यू में, विच इज 1.09 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, नाउ कुछ अदर की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पूरी लिस्ट की बात करें सर, ठीक है, 100 कंपनीज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पे कंपनी है आपकी, इनका रेवेन्यू कितना है आपका, इट इज 632 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें लास्ट ईयर से 4.2% का राइज हमें देखने को मिला है। फाइन, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आर्म रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे कौन सी कंट्री का हमें इंक्रीज देखने को मिला है, तो इट इज फ्रॉम द रशिया एंड मिडिल ईस्ट। ओके, एंड यूएसए की हमने अभी बात की थी कि टॉप 5 2018 से टॉप 5 कंपनीज किसकी है, यूएसए की है, और इन टॉप 100 में यूएसए की टोटल कितनी कंपनीज थी, इट इज 41 कंपनीज। तो यूएसए की सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है आर्म रेवेन्यू है, विच इज योर 317 बिलियन यूएस डॉलर। अगर देखो टोटल हमने 100 की बात की तो कितना था 632 बिलियन यूएस डॉलर, और लगभग हाफ ही लगा लो ये आपका है 317 बिलियन यूएस डॉलर। तो यूएसए से ही आपका हो रहा है। फाइन, नाउ अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे चाइना की यहाँ पे 9 कंपनीज थी, इंडिया की कितनी थी, 3 थी, चाइना की है आपकी 9 कंपनी, साउथ कोरिया की 4 कंपनी थी, और जापान की यहाँ पे 5 कंपनी आपकी प्लेस यहाँ पे रैंकिंग उनको दी गई थी। फाइन, नाउ आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सिपरी के डायरेक्टर आपके हैं डैन स्मिथ, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका सोलना इन दी स्वीडन एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1966। HAL की बात करें तो इसके करंट CMD हैं DK सुनील, हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु कर्नाटका एंड फाउंडेड इन दी 1940। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD हैं मनोज जैन, हेडक्वार्टर अगेन बेंगलुरु में लोकेटेड है और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1954। मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो करंट CMD इसके हैं आपके संजीव सहगल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1934। क्लियर है? नेक्स्ट इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2024। तो 1 दिसंबर को BSF का रेजिंग डे होता है और हमने 2024 में इनका 60th जो आपका रेजिंग डे है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1 दिसंबर को। एंड ये इसकी जो सेरेमनी आपकी हुई थी ये आपका सेलिब्रेट किया गया था मेघालय फ्रंटियर हेडक्वार्टर में इन दी शिलोंग। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो इसके कारण DG आपके हैं दलजीत सिंह चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो क्या है, ड्यूटी अंटिल डेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगम्य भारत अभियान or the Accessible India campaign, a flagship initiative of Government of India for a persons with disability, has completed 9 years of successful implementation on the 3rd December. Which ministry is the nodal body for the Sugamya Bharat Abhiyan or a Accessible India campaign? तो जो आपका ये AIC कैंपेन है, जो आपका AIC इनिशिएटिव है Accessible India campaign या फिर सुगम्य भारत अभियान, इसे
2015 में लॉन्च किया गया था और इस साल हमने 9 साल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि कौन सी मिनिस्ट्री नोडल बॉडी है इस कैंपेन की, इस इनिशिएटिव की? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ये इसकी नोडल बॉडी है। और इस अभियान को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन द 3 दिसंबर 2015, जिस दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व किया जाता है। और 2024 की अगर बात करें तो 2024 का थीम आपका क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का? इट इज योर एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन, अब कुछ इनिशिएटिव जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका सुगम्य भारत ऐप है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। किस चीज़ के लिए? इस कैंपेन के लिए, सुगम्य भारत अभियान कैंपेन जो है इसके तहत जो है इस सुगम्य भारत ऐप को लाया गया था, लॉन्च किया गया था 2021 में। इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई इशू वो फेस कर रहे हैं, तो वो इस ऐप के थ्रू जो है अपनी बात रख सकते हैं। एंड ये जो ऐप है ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, उड़िया जैसी लैंग्वेजेस, ऐसे ही मतलब 23 इंडियन लैंग्वेजेस में ये आपको अवेलेबल कराई गई है। साथ में ही इस ऐप के कुछ फीचर हैं, जैसे फॉन्ट एडजस्ट यहाँ पे आराम से किया जा सकता है, कलर कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इवन हिंदी और इंग्लिश में आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नोट करना है कि 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी सेटअप किया गया था दिव्यांगजन्स के लिए, ताकि इसका मेन एम क्या था कि जो प्रमोट किया जा सके यूज, ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफ अ इंडियन साइन लैंग्वेजेस। बेसिकली इंडियन साइन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ये आपका जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपका सेटअप किया गया था। ठीक है, उसको सीखने के लिए, उसके लिए रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2023-24 में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है स्पेंड किया है फॉर दिस इनिशिएटिव, विच इज़ 1143.89 करोड़, और ये लास्ट 10 ईयर्स का जो है हाईएस्ट अमाउंट है जो स्पेंड किया जा रहा है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो श्री रामदास अठेवाला वाले एंड बनवारी लाल वर्मा जो है ये इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द यूपीआई लाइट ऑटो टॉप अप फॉर पेमेंट्स विदाउट पिन? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी पेटीएम। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अपने यूपीआई लाइट जो वॉलेट है उसकी मैंने लिमिट रख दी है, जैसे 1200 लिमिट रखी है। ठीक है, अब मैंने कोई पेमेंट की और मेरे अकाउंट में 1000 रुपये रह गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरा वॉलेट है, दिस इज योर वॉलेट। ठीक है, मेरे वॉलेट में अभी 1000 रुपये बचे हैं और लिमिट कितनी है? 1200 की। तो मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है जो लिंक्ड है मेरे वॉलेट से, इसमें ऑटोमेटिकली 200 रुपये जो है वो चले जाएंगे और ये टोटल यहाँ पे 1200 हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, टॉपअप अपने आप हो जा रहा है, ऑटो टॉपअप, समझ आया? ऑटोमेटिकली अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं पेटीएम की। करंट इसके सीईओ है विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल ट्रेड वॉच क्वार्टरली April to June, which is Q1 of financial year 2025, India's total trade performance for the first half of 2024 reached dash with a year-on-year growth of 5.45% compared to 2023. तो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग की तरफ से, एंड नीति आयोग के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है सुमन बेरी, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था, जो कहता है कि जो इंडिया की टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस है आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, ये कहाँ तक पहुंची है, ये इट रीच टू दी 576 बिलियन यूएस डॉलर एज कंपेयर टू 2023, और 2023 से ये आपका ग्रोथ है 5.45% का। क्लियर है? नाउ नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसको जो है 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, और करंट इसके सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, वाइस चेयरपर्सन है इसके सुमन बेरी, और अगर चेयरमैन की बात करें तो पीएम मोदी इसके चेयरमैन हैं। फाइन, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये आपका 5.95% इंक्रीज हुआ है to 110 बिलियन यूएस डॉलर इन अ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, वेयरएज इंपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी आपका बढ़ा है 8.4% से
एंड ये आपका पहुंचा है 173 बिलियन यूएस डॉलर पे इन दी सेम क्वार्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है ये आपका पहुंच गया है 9.7 बिलियन यूएस डॉलर पे, और ये दर्शाता है इन दी क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, और ये रिप्रेजेंट करता है 1.1% ऑफ हमारी कंट्री की जो जीडीपी है। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, यहाँ पे बताया गया है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आपका आयरन और स्टील का, इसमें कमी देखने को मिली है 33% की इन दिस क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो रिपोर्ट है इसमें रिवील किया गया है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है विच इज योर 21%। इट इज अकाउंटेड फॉर द 21% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन दिस क्वार्टर। इट इज फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन, और यहाँ पे 18.61% का एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया गया है। वहीं पे इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पे नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया और एसोसिएशन ऑफ दैट इज एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर 51% ऑफ अ टोटल इंपोर्ट। जितना भी हमने इंपोर्ट किया है, लेट्स टेक द एग्जांपल 100 किया है तो 100 में से 51% इंपोर्ट इन जगहों में ही किया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच इंडियन नेवल शिप। तो इनमें से कौन सा INS है जिससे टेस्टिंग की गई थी K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की? तो इट इज योर INS अलीघाट, जिसे आंसर है इस ऑप्शन नंबर डी INS अलीघाट, जिसे जो है अगस्त के महीने में 2024 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। एंड इट इज द सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इससे पहले आपकी जो है INS अरिहंत जो है ये पहली आपकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे 2009 में जो है लॉन्च किया गया था और 2016 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। क्लियर है? नाउ अभी यहाँ पे हमने बात की है K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज कितनी है? इट इज 3500 किलोमीटर। और ये इससे पहले हम कौन सी मिसाइल जो है यूज करते थे यहाँ पे न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल? इट वाज योर K15। ठीक है, K15 की रेंज कितनी थी ये पूछा सकता है, तो 750 किलोमीटर्स इसकी रेंज हुआ करती थी। अभी वाली K4 मिसाइल्स हैं जिसका रेंज कितना है? 3500 किलोमीटर्स का। क्लियर है? अब यहाँ पे रिसेंटली एक INS जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कमीशन किया है इंडियन नेवी में। वो कौन सा INS है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आंसर क्या है आपका? रिसेंटली INS तुशील जो है इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। और कहाँ से किया गया था? ये आपका रशिया से, रशिया के कलिंगड जगह जो है वहां से इस INS तुशील को जो है कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने इसे जो है कमीशन किया था। ठीक है, फ्रॉम द रशिया, एंड इट इज अ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी ऑफ अ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ, ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है उसको और बूस्ट किया जा सके इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में। ओके, तो ये आपकी कंपनी है रेजर पे। रेजर पे ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डेटा बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की, तो इन्होंने यहाँ पे डेटा रिलीज किया था कि आपका लगभग आपका 7000 डेली साइबर कंप्लेंट्स जो हैं ये रिसीव कर रहे हैं, और इसमें से 85% जो है वो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट्स होती हैं। और यहाँ पे डेटा बताया गया आपका जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 का, और इसमें आपका इस दौरान जो लॉस हमें हुआ है वो है लगभग आपका मोर देन 21.2 मिलियन यूएस डॉलर का। तो ये यहाँ पे डेटा दिया गया था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रेजर पे के करंट CEO कौन है? हर्षल माथुर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरलाइन वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय द सेंटर फॉर एविएशन एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सर्बिया। ठीक है, ये आपका जो ग्लोबल एविएशन अवार्ड हुए थे 2024 के सर्बिया में, उस इवेंट में 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन अनाउंस की गई है? इट इज इंडिगो, और इंडिगो की तरफ से ये अवार्ड रिसीव किया था नेहा नरेन ने। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मंथ ऑफ डिसम्बर
जो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली महाराष्ट्र को 188.28 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है इनके जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए। तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे 188.28 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है इनको। फाइन। अब जो ये लोन है, ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आर्म विच इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस अमाउंट को जो है वो प्रोवाइड करेगा। एंड टोटल यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड इन्होंने रखा है 15 साल का और 5 साल का ग्रेस पीरियड यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इसमें। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? जो ये लोन है ये ग्रांट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम जो आपका है महाराष्ट्र स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट फॉर इनेबलिंग ग्रोथ। इस प्रोग्राम के तहत ये ग्रांट जो है ये लोन जो है वो ग्रांट किया गया है महाराष्ट्र को। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। वर्ल्ड बैंक के आपके हेड कौन है? हम सभी को पता है अजय बंगा जी हैं। वेयर इज कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है ऑगस्टे तानो क्वामे। ओके। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में एंड इट इज स्टैब्लिश इन द ईयर 1944। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 टू इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर completed the initial training for डैश मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रिसेंटली जो आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन है, इन दोनों ने इनिशियल ट्रेनिंग जो आपकी है एग्जॉम मिशन 4 की इसकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, OECD इन इट्स इकोनॉमिक आउटलुक December 2024 रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू %% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो OECD ने रिसेंटली 20 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज किए हैं। जो प्रीवियस प्रोजेक्शन इन्होंने दिया था ना 6.6% का, अब इन्होंने क्या बोला है? फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो ग्रोथ फॉरकास्ट होगी इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो कितनी रहेगी? ये रहेगी आपकी 6.8%। पहले इन्होंने 6.6% किया था, अभी यहाँ पे इसको 6.8% इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। नाउ इसके अलावा इस आउटलुक में इन्होंने और क्या मेंशन किया था? जैसे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी जो GDP प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज करी है। अर्लियर इट वाज 6.8%, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू 6.9%। ऐसे ही हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने ये 4.8% कर दी है, पहले 4.5% हुआ करती थी, मतलब प्रोजेक्शन उन्होंने 4.5% की थी। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं OECD का। तो सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मैथियास हर्बर्ट पॉल, देन हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज recently in December the Uttar Pradesh has declared a new temporary district in a preparation for the 2025 महाकुंभ मेला जो आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। The UP government notified the Kumbh Mela area as the dash district of state for a duration of 4 month। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 4 मंथ के लिए आपका बनाया गया है एंड इट विल बी द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP उत्तर प्रदेश। ओके। इसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। और इसका मेन एम क्या है कि जो बेसिकली डिसिप्लिन यहाँ पे हो पाए और अच्छे से जो तैयारियां हैं वो अच्छे से हो पाए और जो भी दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं वो कम हो पाए। ओके। और इस ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये फंक्शन करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मेला अधिकारी जिनका नाम है विजय किरण आनंद। ओके। नाउ अब यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन कि जो ये जो आपका कुंभ मेला है, ठीक है, महाकुंभ मेला जो है ये कहाँ कहाँ पे आपका होगा? मैंने पहले भी बताया है ये आपका हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में होता है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टू एक्वायर -% स्टेक इन अ पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट इन चेन्नई तमिलनाडु। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसेंटली जो है 60% स्टेक आपके एक्वायर किए हैं पेगाट्रॉन का जो आईफोन प्लांट है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, इंडिया में पेगाट्रॉन जो है वो असेंबल करती है आईफोन्स को। ठीक है, अब यहाँ पे 60% स्टेक जो है एक्वायर किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो अब ये जॉइंट वेंचर बन गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का और पेगाट्रॉन का। पेगाट्रॉन जो है 40% स्टेक इसमें एक्वायर कर रहा है। तो ये अब टेक्निकल सपोर्ट देखेगा। वेयर इज सबसे ज़्यादा स्टेक आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो ये आपके जो डेली ऑपरेशंस हैं वो मैनेज करेगा।
तो ये चीज़ क्लियर है। इसी के साथ आपको नोट करना है जो टाटा है, टाटा ने रिसेंटली क्या बोला है कि ये बिल्ड करेंगे आईफोन असेंबली प्लांट हौसर तमिलनाडु में। ठीक है, ये वाला जो प्लांट है ये भी आपका चेन्नई में है और दूसरा प्लांट ये बिल्ड करना चाहते हैं हौसर तमिलनाडु में। नाउ एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि आईफोन मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन कौन करता है। एक तो हमने पढ़ा पेगाट्रॉन, ठीक है, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन जिसमें अभी 60% स्टेक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया है। दूसरा है आपका फैक्सकॉन, ठीक है, एंड तीसरा है टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप ने बेसिकली इन 2023 आपके जो विस्ट्रॉन कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी आईफोन, उनको उनके 100% स्टेक जो है इन्होंने एक्वायर कर लिए थे इन 2023। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है आईफोन मैन्युफैक्चर करता है। क्लियर है। साथ में एक और चीज नोट कर लीजिए, जो पेगाट्रॉन है ये आपके ताइवान के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई ने रिसेंटली कुछ अप्रूवल यहाँ पे जो है दिए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सीसीआई ने अप्रूव किया है एक्विजिशन of a certain shareholding of a Ship Rocket Private Limited by the Japan based MUFG Bank। तो जापान बेस्ड MUFG बैंक ने कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग एक्वायर की है शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड की। नेक्स्ट है कि यूएसए बेस्ड फर्म ने आपका शिप रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें कुछ शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सीसीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया है सब्सक्रिप्शन टू optionally convertible debentures, that is OCDs of GMR Infra Enterprises Private Limited, by which company? It is Platinum Stone A 2014 Trust। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले आपके दूसरे और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपके A, B and C। तो आंसर है ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024, इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेब्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 31 बिलियन टू $2 टू डैश इन 2023। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट, जिसमें बोला है कि जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है वो आपका कितना पहुंच गया है, ये आपका इंक्रीज 31 बिलियन $, से इंक्रीज हुआ है एंड इट रीच्ड टू 646.79 बिलियन। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आपका 646.79 बिलियन $, का जो हमारा डेप्ट है ये अभी 2023 की बात की जा रही है, 2024 का अगर जोड़ेंगे तो और हो जाएगा, राइट। तो 31 बिलियन $, ये आपका इंक्रीज हो गया है। फाइन, नाउ इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था, ये तो बात की थी सिर्फ डेब्ट की। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी आपका इंक्रीज होकर 22.54 बिलियन $, हो गया है, जो 2022 में 15.08 बिलियन $, था। फाइन, नाउ इंडिया का लॉन्ग टर्म डेब्ट स्टॉक की बात करें तो ये आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 7% से इंक्रीज हुआ है और ये पहुंच गया है 498 बिलियन $, पे। वेयरएज शॉर्ट टर्म डेब्ट की बात की जाए तो ये आपका कम हुआ है एंड इट रीच टू 126.32 बिलियन $, इन 2023। वेयरएज इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था नेट डेब्ट इनफ्लोज का, तो ये आपका है 33.42 बिलियन $, वेयरएज नेट इक्विटी इनफ्लो कितना बताया गया है, 46.94 बिलियन $, का इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटीज आर ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर 19 नवंबर को बेसिकली एक वर्चुअली सेरेमनी आपकी हुई थी जहां पे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट आपके 2023 के दिए गए थे। तो इस इवेंट में डेनियल बेरेनपियोम जो आपके पियानिस्ट हैं एंड अली अबू अवध जो हैं, इन दोनों को ये अवार्ड ये ऑनर जो है वो आपका दिया गया था। फाइन, किस दिन दिया गया था, 19 नवंबर को, जिस दिन इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। अब इन दोनों को ये अवार्ड क्यों दिया गया था, क्योंकि डेनियल बेरेनबियोम जो हैं ये इन्होंने अपने म्यूजिक को एज अ टूल यूज किया था ताकि लोगों को हम यूनाइट कर सकें, जोड़ सकें एंड टू रिड्यूस कल्चरल एंड पॉलिटिकल टेंशंस। ठीक है, वेयरएज जो आपके अली अबू अवध हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे रूट्स हो गया। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ये आपके डेनियल बेरेनब्यूम है एंड नेक्स्ट आपके हैं अली अबू अवध। ओके, नाउ इस अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ये अवार्ड आपका दिया जा रहा है 1986 से बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके चेयरपर्सन कौन है? सोनिया गांधी जी हैं। ये अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में जो भी आपका इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहता है, उन लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है इस अवार्ड के लिए। एंड ये जो अवार्ड है इसमें आपका कितना अमाउंट यहाँ पे जो है वो पे किया जाता है, विनर को 25 लाख रुपीस पे किए जाते हैं अलॉन्ग विद द साइटेशन। और 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में। क्लियर है? नाउ यहाँ पे इंडियन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो 2011 में इला भट्ट जी को ये अवार्ड दिया गया था, 2014 में इसरो को अवार्ड मिला था, देन 2017 में मनमोहन सिंह जी को, फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये आपका दिया गया था 2018 में, 2021 में प्रथम को ये अवार्ड दिया गया था, देन 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और आपका ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया था। फाइन, नाउ 2024 का यहाँ पे जो विनर हैं वो भी अनाउंस किए गए हैं, जिनका नाम है मिशेल बेचलेट, जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली ये अवार्ड दिया जाएगा एंड इसकी अनाउंसमेंट की थी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने। ये जो अवार्ड है इन्हें क्यों दिया जा रहा है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, पीस एंड इक्वालिटी। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नाउ जो मिशेल बेचलेट हैं, ये आपके दो बार तो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं चिले की, 2006 से 2010 के बीच में, फिर इन्हें 2014 से 2018 के बीच में फिर से इलेक्ट किया गया था और इन्होंने सर्व किया प्रेसिडेंट ऑफ चिले। देन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आपके रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन विमेन के 2010 से 2013 के बीच में, फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट भी रह चुके हैं 2018 से 2022 के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th एडिशन ऑफ विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विच वॉज हेल्ड इन बिहार। तो इनमें से कौन सी टीम थी जिसने ये 8th एडिशन आपका जीता था? इट इज इंडिया। इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। और ये आपका चैंपियनशिप कब से कब तक हुई थी? 11 से आपकी 20 नवंबर तक ये हुई थी राजगीर बिहार में। ठीक है, और इंडिया ने डिफीट किसे किया था? चाइना को डिफीट किया था। वहीं पे अगर रिवॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट रैंक इंडिया ने हासिल किया था और इंडिया को यहाँ पे $10,000 का रिवॉर्ड दिया गया है। चाइना को $7,000 का एंड जापान को जो थर्ड नंबर पे था इसे $5,000 का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि ये 10 लाख रुपीस हर एक जो टीम मेंबर है उसको प्रोवाइड करेगा, हर एक प्लेयर को प्रोवाइड करेगा। देन हॉकी इंडिया ने बोला था कि ये 3 लाख रुपए पर प्लेयर प्रोवाइड करेंगे एंड 1.5 लाख प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट स्टाफ को। वेरेस यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो दीपिका कुमारी जी थे जो टॉप गोल स्कोरर यहाँ पे इस चैंपियनशिप में रही थी और फाइनल गोल भी इन्होंने किया था, तो इनका नाम पूछा सकता है। वेरेस इंडिया ने कितनी बार ये टाइटल जीता है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का? तो ये 3 बार जीता है और साउथ कोरिया ने भी 3 बार जीता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों ही हाईएस्ट टाइटल स्कोरर हैं। ठीक है, अब इंडिया ने कब जीता था? 2024 में, 2023 में और 2016 में जीता था। वेरेस आपका अगर बात करें इस चैंपियनशिप की तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। इसमें जो एशिया की 6 बेस्ट टीम्स होती हैं उनको यहाँ पे खिलाया जाता है। और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में देखेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन की। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? इनका नाम है डाटो फ्यूमो ओगुरा। हेडक्वार्टर है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन इज इन बिहार इज सेट टू रीनेम आफ्टर अ हिंदू श्रीन अजगैबीनाथ धाम। तो इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको रीनेम किया जाएगा एज अ अजगैबीनाथ धाम? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जो आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार के। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की थी? जो सम्राट चौधरी जी हैं, डेप्यूटी CM है बिहार के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लस्टर हैज रिसेंटली इन नवंबर जॉइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो इनमें से कौन सा क्लस्टर है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है? इट इज योर AM ग्रीन काकीनंदा क्लस्टर। इट इज योर
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, AM ग्रीन काकीनंदा क्लस्टर। और जो क्लस्टर है ये वर्ल्ड का फर्स्ट जीरो एमिशन क्लस्टर है जिसका ऑपरेशन आपका स्टार्ट होगा 2026 में। और इसका इनिशियल कैपेसिटी क्या है? इट इंक्लूड्स 1 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी ऑफ अ ग्रीन अमोनिया एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अदर ग्रीन मॉलिक्यूल प्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा। ओके साथ में ही इसका टारगेट है 2030 तक इनको प्रोडक्शन करना है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन करना है 5 मिलियन टन्स पर एनम का, तो ये ध्यान में रखना है। एंड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? बोज ब्रैंडी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च ग्रीवियंस रीएड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स दैट इज GRAI 2023 ड्यूरिंग द नेशनल वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव रीएड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज overall top the ranking in a group A as per the GRAI, that is जो आपका grievance readdressal assessment and index है 2023 का, इसमें ग्रुप A में टॉप किसने किया है, कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने इसे टॉप किया है? तो आंसर हियर इज इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किसने टॉप किया है ग्रुप A को? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। टोटल यहाँ पे 3 ग्रुप होते हैं A, B और C, और A में ओवरऑल रैंकिंग में यहाँ पे टॉप किया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर द्वारा। नाउ इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज ने किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस द्वारा, इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यहाँ पे इस इंडेक्स को आपका जो है लॉन्च किया गया था। इस इंडेक्स में 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें से 85 ने यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे शो किया है, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे शो किया है, जिसमें से 10% मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है इन्होंने 50% ग्रोथ यहाँ पे शो किया है इन ओवरऑल GRAI स्कोर। अब यहाँ पे जो डेटा बेसिकली रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्रीज को, है ना, तो ये डेटा लिया कहाँ से गया था कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें इस इंडेक्स के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं। और इस इंडेक्स को बनाया गया था जनवरी से दिसंबर तक की, जो 2023 तक का डेटा था आपका, जो लिया गया था सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। इसके बेसिस पे ये आपका इंडेक्स जो है वो बनाया गया था। फाइन, मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी कि 3 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में टॉप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा, अभी हमने पढ़ा। सेकंड पे था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, थर्ड पे था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। वहीं पे ग्रुप बी की बात करें जिसमें आपके 33 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स प्लेस किए गए थे। ग्रुप ए में कितने थे? 28 थे, और ग्रुप सी में 28 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है इनको प्लेस किया गया था। ठीक है, ग्रुप बी की बात कर रहे थे, पहले नंबर पे है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, एंड लास्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे नीति आयोग। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें टॉप किया था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड द लास्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो ये 3 ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एवरेज ग्रीवेंस रेजोल्यूशन टाइम जो है वो इन्होंने कम कर दिया है। पहले ये 30 दिन हुआ करता था, अब इसको घटा के 13 दिन कर दिया गया है, और ऐसा भी बोला गया है फर्दर इसको और घटाया जा सकता है। फाइन, एक और चीज़ यहाँ पे कि इस इवेंट में इन्होंने लॉन्च किया था CPGRAMS मोबाइल ऐप, ठीक है, विच इज सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स मोबाइल ऐप 2.0 वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं, जो CPGRAMS है, इस सिस्टम को कब लाया गया था? लॉन्च किया गया था 2007 में लॉन्च किया गया था, और अक्टूबर 2024 तक इसमें 1.16 लाख ग्रीवियंस रजिस्टर करे गए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। ओके, नेक्स्ट इज which of the following option is correct with respect to the 27th Commonwealth Head of Government meeting जो आपकी एपिया समाओ में हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर। पहला स्टेटमेंट क्या है? 27th एडिशन था कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का, जो होस्ट किया गया था समाओ इन सपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इसकी थीम थी वन रेसिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। थर्ड पॉइंट सेज कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पहला ओशन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था यहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है? शेरले
आयोरकौर बोचवे जो है फॉरेन मिनिस्टर आपकी घाना की, इनको अपॉइंट किया गया है नया कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मीटिंग। एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। फाइन। नाउ सीपीए यहाँ पे था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इसके आपके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? स्टेफन ट्विंग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1911। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े कि जो शेरले आयोरकर हैं वो, इनको अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी। ये रिप्लेस किसे इन्होंने किया है? पैट्रिकिया स्कॉटलैंड डोमिनिका, और जो इस पोजीशन पे 2016 से थे, ठीक है। साथ में ही पहला डिक्लेरेशन यहाँ पे फर्स्ट ओशन डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। इट इज अ एपिया कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन कॉल्स ऑन all 56 Commonwealth nations to protect the ocean in a face of severe climate pollution and over exploitation, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओशियन को बचाने के लिए बेसिकली ये डिक्लेरेशन आपका जो है अडॉप्ट किया गया है 56 कॉमनवेल्थ नेशंस द्वारा, ठीक है। की एस्पेक्ट क्या है? पहला है रिकॉग्निशन ऑफ अ नेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज इन अ फेस ऑफ सी लेवल राइज। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ द ओशियन एंड रीस्टोर करना एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड मैरीटाइम इकोसिस्टम बाय 2030। नेक्स्ट है अर्जेंट फाइनलाइजेशन ऑफ अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। नेक्स्ट आता है रेटिफिकेशन ऑफ अ हाई सीज बायोडाइवर्सिटी अग्रीमेंट ऑन अ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। पांचवा पॉइंट है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन किसका? कोस्टल क्लाइमेट एडेप्शन प्लान्स का एंड स्ट्रेटजीज का, which includes vulnerability assessment and nature based solutions such as blue carbon। बाकी एस्पेक्ट्स आपके क्या हैं? जैसे स्टेप्ड अप सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी विद अ सस्टेनेबल ओशन प्लान्स, जिसमें रिकॉग्नाइज किया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर 100% मैनेजमेंट ऑफ नेशनल वाटर्स। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम ग्लोबल मैरीटाइम शिपिंग। इसके अलावा एनहांस करना मैरीटाइम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को। तो ये सारे की एस्पेक्ट्स इसमें रखे गए हैं जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the Ministry of Rural Development, the rural employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, which is Manrega, has increased from 1,660 crore of the financial year 2006-2007 to financial year 2014। अब ये आपका इस दौरान में फाइनेंशियल ईयर 2007 से फाइनेंशियल ईयर 2014 के बीच में कितना था? 1660 करोड़ था। अब ये आपका 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2025 तक कितना इंक्रीज हुआ है? 2923 करोड़ ये आपका जो है आपका इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है कि मनरेगा के लिए फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में फंडिंग जो की गई थी, जो बजट दिया गया था, वो एलोकेट किया गया था 33,000 करोड़ का। अब ये कितना हो गया है बढ़ के? ₹86,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइन। नाउ बात कर लेते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी कौन सी है जो इस पर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज प्रपोज्ड बाय द नरसिम्हा राव इन 1991। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इनकी एज आपकी अबव 18 होनी चाहिए, 18 या अबव, ठीक है, एंड वॉलंटरी फॉर अनस्किल्ड लेबर। फाइन। इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन से हैं? कब पास किया गया था? 2005 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन अ February 2006 में ये आपका फोर्स में आ गया था, और 2009 में इसे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। फाइन। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग रहती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कॉस्ट प्लस 75% मटेरियल कॉस्ट देती है, स्टेट गवर्नमेंट बाकी सब बचा हुआ जो आपका है परसेंटेज वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। फाइन। नाउ कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? ये गारंटी करती है राइट टू वर्क एंड आर्टिकल 41। ये हमें 100 डेज का लीगल गारंटी प्रोवाइड करती है कि 100 डेज काम मिलेगा। इम्प्रूव करती है परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पीपल। अटेम्प्ट्स टू ब्रिज गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। नेक्स्ट आपका इसका ऑब्जेक्टिव है ऑक्यूमेंट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। The next is creation of durable assets in rural areas, and last is strengthen grassroots democratic institutions.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च की है रिवाइज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल चिल्ड्रन इन पार्टनरशिप विद विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो इनिशियली आपका 2015 में आया था, फिर उसको 2021 में आपका रिवाइज किया गया था। नाउ 2024 में अगेन रिवाइज्ड एसओपीज आपकी लाई गई है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो एसओपी है ये आपका एक मेजर इनिशिएटिव है, किस चीज के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए वनरेबल चिल्ड्रंस को हु फाउंड ऑन अ रेलवे प्रेमाइसेस। फाइन। अब ये इवेंट के दौरान यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्प डेस्क। तो ये आपके जो मेजर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे चाइल्ड हेल्प डेस्क आपके बढ़ाए जाएंगे, इनको एक्सपैंड किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। नाउ रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके करंट डीजी आपके हैं मनोज यादव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद स्पेनिश PM Pedro Sanchez jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing C295 aircraft at Tata Advanced System Limited campus in Dash। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था आपका? वडोदरा, गुजरात में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बेसिकली टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है आपका वडोदरा, गुजरात में, ये आपका जब तैयार हो जाएगा तो इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनने, जो मतलब C295 प्रोग्राम के तहत 56 एयरक्राफ्ट यहाँ पे तैयार होने हैं, जिसमें से 16 एयरबस करेगी स्पेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, एंड 40 आपके जो है रिमेनिंग 40 जो हैं ये इंडिया में तैयार किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम की। इसके करंट MD एंड CEO हैं, इनका नाम है सुकर्णा सिंह। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2007। अब PM मोदी जी का विजिट था गुजरात में, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, जैसे जिसमें आपके रोड प्रोजेक्ट्स थे जिसकी कॉस्ट थी ₹2800 करोड़ की। फाइन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कि PM मोदी, नेक्स्ट पॉइंट है PM मोदी जी ने डेडिकेट किया है भुज नलिया रेल गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, जिसको डेवलप किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1100 करोड़। दैट ओके। नेक्स्ट आता है PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एंड फाउंडेशन स्टोन रखे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, वर्थ ओवर ₹700 करोड़ ऑफ अ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट फ्रॉम अमरेली डिस्ट्रिक्ट। एंड द लास्ट इज PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका पसावी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 का इन भावनगर, गुजरात। ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, which state government has signed an initial agreement with the UAE for the investment of ₹3 lakh crore in a renewable energy sector। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनिशियल अग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ, और यहाँ पे UAE जो है इन्वेस्ट करेगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फॉर विद ₹3 लाख करोड़। ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान जो है, राजस्थान द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है और राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपीस जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर स्टैब्लिशिंग सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 60 गीगावाट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी? 60 गीगावाट की। एंड एक और चीज नोट करनी है, राजस्थान जो है ये आपका टॉप स्टेट है इंडिया का इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी। ठीक है, राजस्थान के बाद आपका गुजरात का नंबर आ जाता है, फिर कर्नाटका एंड देन आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है। Now next question here, the UAE has committed nearly dash amount to establish food park in India to bolster food security for UAE। तो यहाँ पे एक मीटिंग आपकी हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर, जो 12th मीटिंग थी इंडिया UAE हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और इस मीटिंग में यहाँ पे बोला गया था कि UAE जो है $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए फॉर UAE। क्लियर है। नाउ इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने इस मीटिंग को में जो है अनाउंस किया था कि
पहला ओवरसीज कैंपस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का ये ओपन किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा आपका दुबई यूएई में इन दी अर्ली 2025। नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दे हैव डिसाइडेड टू ओपन एन ऑफिस ऑफ इन्वेस्ट इंडिया इन अ दुबई टू सर्व एज अ डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पोटेंशियल यूएई इन्वेस्टर्स सीकिंग इन द इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, डेवलप किया जाएगा भारत मार्ट, अ मेजर रिटेल एंड लॉजिस्टिक हब, कहाँ पे, आपका दुबई यूएई में ये डेवलप किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी। क्लियर है। Next is which Indian actor has been appointed as a brand ambassador and tourism advisor for Thailand? तो इनमें से कौन से इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं जो अभी रिसेंटली आपके ब्रांड एम्बेसडर और टूरिज्म एडवाइजर बने हैं थाईलैंड के? तो इनका नाम है आपका सोनू सूद। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेइंग अप टू -kg विदाउट द नीड ऑफ एनी एडिशनल ऑथराइजेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है ऐसे ड्राइवर्स को कि जिनके पास लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, कि वो अब 7500 kg तक का जो वेट होगा आपका जिस व्हीकल का, वो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं और उनको एडिशनल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसके हेड थे आपके DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इनके साथ अदर मेंबर्स कौन से थे, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, जस्टिस जस्टिस एच ऋषिकेश रॉय। ठीक है, ये आपके 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन थी जिन्होंने डिसीजन दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो पहले रिजेक्ट कर देती थी क्लेम्स को, अब इसे ऐसा समझो जैसे कोई ट्रक है जिसका वेट इस कैटेगरी में लाई करता है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। बट अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो आपका 7500 kg तक का वेट होगा, इतने तक ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है ड्राइवर्स को जो है बेसिकली अलाउ कर दिया गया है। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर पाएंगी वो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस। क्लियर है। Now next आपको क्वेश्चन है, name the bank that has launched a virtual automated teller machine facility in collaboration with Paymart India Private Limited। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इन मंथ ऑफ नवंबर लॉन्च किया है वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कोलैबोरेशन में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक द्वारा इस फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद द पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें क्या, इस फैसिलिटी में क्या होगा, नाम यहाँ पे है वर्चुअल ATM, दैट मीन्स एक्चुअल ATM नहीं है। एक्चुअल ATM आपने देखा ही है ना, ATM में जाते हैं हम, डेबिट कार्ड लगाते हैं और हमारा कैश विड्रॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ATM नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन है, इस पर्सन को XYZ, इस पर्सन को क्या करना होगा, अपने बैंक को रिक्वेस्ट भेजनी होगी कि इसको, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल 5000 का इसको कैश विड्रॉल करना है, तो इसने 5000 की रिक्वेस्ट भेजी अपने बैंक को। इसके बदले में बैंक जो है एक OTP आपका जनरेट करेगा जो इस पर्सन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, एंड देन इस पर्सन को जाना होगा ऐसे सेंटर या ऐसे आपकी शॉप पे जो एफिलेटेड हो वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। ठीक है, तो ये सुविधा इस जैसे आपका ABC शॉप है, इस शॉप से ये एफिलेटेड है आपका वर्चुअल ATM से। अब ये क्या करेगा, ये पर्सन जाएगा इस शॉप पे एंड इस शॉप से अपना OTP शेयर करके कैश विड्रॉल ले लेगा। तो बिना डेबिट कार्ड के यहाँ पे कैश विड्रॉल हो जाएगा। फाइन, कंडीशन यही है कि जो शॉप है वो एफिलेटेड होनी चाहिए आपकी वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। क्लियर है। नाउ जो ये प्लेटफॉर्म है ये इनॉग्रेट किया गया था बाय दी MD and CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक विच इज बलदेव प्रकाश एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अमित नारंग जो डायरेक्टर एंड CEO है आपके पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के। तो JNK बैंक का हेडक्वार्टर है आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1938। पेमार्ट इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन 2015।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 इन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी एंड नेम्ड ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये अवार्ड मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड और इनको नेम किया गया है एज अ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर? तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए थ्रू द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो इन्होंने 2017 में लॉन्च किया था परमानेंट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ओवर 600 थैलेसीमिया पेशेंट्स वाया द बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से। इस इनिशिएटिव के लिए इनको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी थी जिसने 2017 में लॉन्च किया था इस CSR इनिशिएटिव को। ठीक है, नेक्स्ट इस अवार्ड को रिसीव किया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड से जो इनके डायरेक्टर हैं विनय रंजन, उनके द्वारा इसको आपका रिसीव किया गया था एंड इसकी सेरेमनी आपकी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड के आपके चेयरमैन है PM प्रसाद, हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। Next question here. Recently in November, the Department of Post has released the special cover to mark the 121st anniversary of which institution? तो recently जो Department of Post है इन्होंने एक special cover release किया था 121st anniversary का। कौन से organization का? It is your Madras Veterinary College चेन्नई। ठीक है, जो ये कॉलेज है इस कॉलेज का अभी 121st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी एंड इस ओकेजन पे जो चेन्नई सिटी नॉर्थ डिवीजन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का उन्होंने यहाँ पे बेसिकली स्पेशल कवर लॉन्च किया था, रिलीज किया था। फाइन। अब मद्रास वेटरनरी कॉलेज की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1 अक्टूबर 1903 में की गई थी एंड इट वाज द थर्ड वेटरनरी कॉलेज इन इंडिया और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द सदर्न रीजनल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। फाइन। Now next question is which Indian fintech firm partnered with Yes Bank and NPCI to launch co-branded credit card? तो इनमें से कौन सा फिनटेक फर्म है जिसने येस बैंक और NPCI दोनों के साथ कोलैबोरेशन किया है इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए? इट इज योर रियो मनी। ठीक है, कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है? इट इज योर रियो मनी। और इसी के साथ इन्होंने UPI ऐप भी यहाँ पे लॉन्च की थी। यहाँ पे आप जो है इस कार्ड की इमेज देख सकते हो जिसका नाम है येस बैंक रियो रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नाउ रियो मनी की बात करेंगे तो इसके को फाउंडर एंड CEO आपके हैं करेंटली रिया भट्टाचार्य, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है आपका येस बैंक, करंट MD एंड CEO इसके हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2004 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे बात की जाए अगर NPCI की तो NPCI के MD एंड CEO कौन है? दिलीप बसपे, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2008। Our next question है India's legendary Sarangi exponent and Padma awardee Pandit Ram Narayan recently in November passed away, in which year he was honored with the Padma Shri for art. तो इनको यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं पंडित राम नारायण जी की और इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था 1976 में फॉर दी इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ओके, अदर अवार्ड्स जो इनको दिए गए हैं इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था 1991 में, पद्म विभूषण से 2005 में और संगीत नाटक अकेडमी भी इनको दिया गया है। इवन कालिदास सम्मान इनको दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आदित्य विक्रम बिरला कैलाश शिखर पुरस्कार इनको दिया गया था संगीत कला केंद्र द्वारा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव एट द KD जादव रेसलिंग स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? तो इट वाज डन बाय द PM नरेंद्र मोदी। PM मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था जो पहला आपका इवेंट था बोडोलैंड महोत्सव का। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। 15 से 16 नवंबर को ये हुआ था और इस इवेंट का मेन फोकस था ऑन प्रमोटिंग द लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर ऑफ द बोडो कम्युनिटी एंड इट्स थीम वाज पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। इसके अलावा इस इवेंट में PM मोदी जी ने एम्फसाइज किया था सीड मिशन को फॉर एम्पावरिंग यूथ एंड विमेन ऑफ अ बोडो कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज PM मोदी जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया था फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव और इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था आपका रनाचंदी डांस, देन बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल एंड डोनाल्ड कप को। इसके अलावा यहाँ पे PM मोदी जी ने हाईलाइट किया था डेवलपमेंट एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं बोडो कम्युनिटी के लिए, बोडो कम्युनिटी जो है उसकी ग्रोथ के लिए।
जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है अबाउट दी सेंट्रल स्पेशल पैकेज ऑफ ₹1,500 करोड़ एंड असम गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज टू फॉर बूस्टिंग योर दिस कम्युनिटी, बोडो कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जो मोर देन 700 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए जा रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। देन रिहैबिलिटेशन की यहाँ पे बात की गई है 4000 फॉर्मर कार्डर्स की ऑफ अ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड बोडोलैंड, साथ में ही इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी इन दी असम पुलिस। इसी के अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो पास्ट में कन्फ्लिक्ट हुए हैं उनसे अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली 5 लाख रुपए का एंड एनुअल एक्सपेंडिचर, और ये प्रोवाइड कौन करेगा? असम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹800 करोड़ फॉर द बोडोलैंड प्रोग्रेस। ओके, साथ में ही पीएम मोदी जी ने मेंशन किया था यहाँ पे, इन्होंने बेसिकली प्रेज किए थे एफर्ट्स फॉर प्रिजर्विंग द बोडो आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो इनकी आपकी बोडो आर्ट और क्राफ्ट है इसको प्रिजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने जो है प्रेज की थी, जिसमें आपका जीआई टैग्स भी, जीआई इंडिकेटेड मतलब जीआई टैग्स आइटम जो है वो भी इंक्लूडेड है, जैसे आपका ढोकाना, गामसा, कराई, दाकिनी, ये सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो बोडो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया था, हु आर बोडोफा उपेंद्र नाथ बरहम एंड कालीचरण वर्मा फॉर देयर फॉर सिक्योरिंग द बोडो राइट्स, और इन्होंने ये राइट्स सिक्योर किए थे विदाउट एनी वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस और डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने जो है बोडो कम्युनिटी के राइट्स सिक्योर किए थे। इस वजह से इनको ट्रिब्यूट भी यहाँ पे किया था पीएम मोदी जी ने। Next is the Government of India has reconstituted the Interstate Council for enhancing center-state and interstate coordination, who is appointed as a chairman of ISC। जो इंटरस्टेट काउंसिल है जिसको रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसके चेयरमैन आपके बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पीएम मोदी जी इसके आपके चेयरमैन हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी आर्टिकल 263 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको 1990 में फॉर्म किया गया था थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सरकारिया कमीशन 1988, और इसको 2024 से पहले भी 2022 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब इसका काम क्या होता है? जो भी आपके एक तरह से ऐसे समझो कि जैसे इंटरस्टेट्स डिस्प्यूट्स आपके होते हैं, राइट, तो उनमें ये काफ़ी मदद करने वाला है। साथ में ही जो आपके सेंटर और स्टेट के मसले होंगे उनमें भी ये अपनी भूमिका निभाएगा और अच्छे रिकमेंडेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आईएससी जो है इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इश्यूज अफेक्टिंग सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट रिलेशन टू इंश्योर सीमलेस गवर्नेंस, ताकि आराम से यहाँ पे काम हो पाए, ओके। इसके मेंबर कौन कौन से रहेंगे? आपके मेंबर ऑफ काउंसिल, चेयरमैन जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा जो स्टेट्स के सीएम हैं, यूनियन टेरिटरीज के आपके जो हेड हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 9 यूनियन मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह, जेपी नड्डा, आपके शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, देन राजीव रंजन सिंह, लाल सिंह, देन वीरेंद्र कुमार, देन आपका नेक्स्ट आ जाते हैं KR नायडू। तो ये सारे आपके 9 मिनिस्टर्स इस काउंसिल के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 13 इन्विटीज जो है इन्वाइटीज भी आपके यहाँ रहेंगे, 13 परमानेंट इन्वाइटीज, जिसमें आपके नितिन गडकरी जी, S जयशंकर, पीयूष गोयल, जितिन राम मांझी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, तो ये सारे आपके 13 परमानेंट इन्वाइटीज यहाँ पे रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिकॉग्नाइज्ड द 27th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट अलॉन्ग विद सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो रिसेंटली 12 से 14 नवंबर को 27th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट आपकी हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसे ऑर्गेनाइज किया था सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था इस मीट को, जिसका फोकस था आपका ग्रीन एनर्जी होराइजन्स, एडवांसिंग सस्टेनेबल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। इस इवेंट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया का जो करंट बायोफ्यूल ब्लेंडिंग रेट है वो 16.9% पे पहुंच गया है एंड इट इज ऑन अ ट्रैक टू सरपास 20% टारगेट सेट फॉर 2030, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था इन्होंने, जो हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है सेकंड रैंक पे अभी है ग्लोबली इन बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, एंड इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनरी नेशन ग्लोबली आफ्टर योर यूएसए, चाइना एंड रशिया, एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। इसके अलावा बोला गया था इंडिया का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, दे हैव बीन ग्रांटेड 404 पेटेंट्स, एंड इन्होंने फाइल किया है, इन कंपनीज ने जो है फाइल किया है 382 एडिशनल पेटेंट्स टिल जनवरी 2023। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।